चलो 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 एएस का चैप्टर 1 कर रहे थे, इंट्रो टू एएस कैटेगरी सी का जो चैप्टर है। हाँ, इसका लेक्चर नंबर 59। ठीक है, चलो इसमें अपन ने ये कर लिया था कि एएस को कैसे कैसे अपन इशू करते हैं कि आइडेंटिफाई होता है एरिया का, स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसको ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसको सर्कुलेट किया जाता है, उस पर व्यूज दिए जाते हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है, इसके ऊपर व्यूज दिए जाते हैं, फिर उन व्यूज को या कॉमेंट्स को एक्सपोजर ड्राफ्ट को फिर से उसमें ऐड करके फिर फाइनल ड्राफ्ट को इशू कर देते हैं नॉन कॉर्पोरेट को आईसीआई और कॉर्पोरेट को गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो किया था। और अपने को एक और बात पता चली कि टोटल कंपनीज एक्ट में बोला है कि 29 एएस इशू किए थे वैसे तो। ठीक है, पर उनमें से AS6 जो हो गया उसको AS10 में मर्ज कर दिया है और AS8 को AS26 में मर्ज कर दिया है, तो 27 ही एएस है जो कंपनीज पे एप्लीकेबल है, जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं। ठीक है, गैप क्या होता है? गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी आ सके। ये कंट्री बेस्ड हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं। कंट्री बेस्ड कैसे हो सकते हैं? जैसे इंडिया में इंड एस एएस है, यूएस में यूएस गैप है, वैसा कुछ। सॉरी, इंडिया में सिर्फ एएस आएगा, इंड एस की बात नहीं कर रहा। और ग्लोबल में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको नया नाम दिया गया IFRS इतनी डेट को। तो ये ग्लोबल में है। बेसिकली ये तीनों है, ये और ये तीनों गैप के अंदर ही आते हैं। सो गैप आर जस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसमें हर कंट्री के ग्लोबल या कंट्री बेस्ड सब टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है, अभी जो एएस है वो एक कंट्री बेस्ड स्टैंडर्ड है। फिर IFRS क्या है? वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अभी क्या करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है तो अपने को क्या बोलते हैं कि आप अपनी कंट्री को IFRS कंप्लायंट बनाओ। वो करने के लिए आप दो तीन चीजें कर सकते हो। तो कन्वर्जेंस कर सकते हो, जिसको कन्वर्जन बोलते हैं ये, जिसमें इंडिया ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कॉपी किया IFRS के और उसको इंड एएस बना दिया अभी। और अडॉप्शन में क्या होता है कि अब धीरे धीरे इनको अडॉप्ट करके धीरे धीरे करके एक स्केड्यूल के हिसाब से बताओगे कि कौन सी डेट को ये IFRS किस एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा। कन्वर्जन या कन्वर्जेंस में इंड एएस अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया हाई क्वालिटी, जो काफ़ी कंपैटिबल है इंड एएस के साथ, बट थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं इसके अंदर। उन कॉम्प्रोमाइजेस को हम कार्व आउट्स बोलते हैं। कार्व आउट्स में क्या करते हैं, जो इंड एएस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सॉरी IFRS में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उस कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है जो अपने कंट्री में कंपैटिबल नहीं है। क्योंकि अपनी इकोनॉमी अलग है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो IFRS ने अकाउंटिंग असम्पशंस लिए हैं, जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं, वो अपनी इकोनॉमी पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। तो उनको अपन डिलीट कर देते हैं, उनको कार्व आउट्स बोलते हैं। कार्वन का मतलब क्या होता है, जो IFRS में ऑलरेडी एक चीज़ दी हुई है उसी उस अकाउंट कुछ बोला है, जैसे इन्वेंट्री को ऐसे प्रेजेंट करना है, हमने बोला इसको प्रेजेंट ऐसे करना है, बट इसके ऊपर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स आपको और देने हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्वन। तो ट्रीटमेंट सेम रहा, बस हमने थोड़े डिस्क्लोजर्स और मांगे। ठीक है, तो अगर टर्म्स को चेंज तो बेसिकली अगर हमने एक और चीज बोली कि अगर जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है दैट यू गेट अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। ठीक है, मान लो IFRS ने बताया कि आपको इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए 5 अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। इंड एएस ने बोला ये 5 में से 2 हम नहीं करवा सकते, हम सिर्फ 3 कर की ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना कार्विन हुआ है ना कार्व आउट हुआ है, तुमने सिर्फ स्कोप रिस्ट्रिक्ट किया है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इस अल्टरनेटिव्स अगर चेंज किए तो इसमें नो कार्बन एंड कार्ब आउट। ठीक है, अभी रोड मैप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस की बात कर रहे हैं। अगर अदर देन बैंकिंग NBFC और इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है, फेज 2 फेज में हुआ था। फेज 1 में 1/4/2015, 1 अप्रैल 2015 से बोला वॉलंटरी बेसिस पे जिसको लगाना है लगा लो। फिर मैंडेटरी बेसिस पे शुरू हुआ 1 अप्रैल 2016 से, जिसमें लिस्टेड कंपनी प्रोसेसर लिस्टिंग में या जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको बोल दिया कि आप लोग आ जाओ, आप इंड एएस को लगाओ। फिर फेज 2 में 1/4/2017 को बोला जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, आप सब लगा रहे हो इंड एएस। बैंकिंग NBFC इंश्योरेंस में क्या बोला कि 1/4/2018 को, 1 अप्रैल 2018 को लिस्टेड प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड वही नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ आप लगाओ। उसके बाद नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, सेम, बस डेट्स का डिफरेंस है। इसमें वॉलंटरी की ऑप्शन थी, इसमें वॉलंटरी की ऑप्शन नहीं रहती है। ये जो था ये NBFC के लिए था,
जो शेड्यूल्ड कस्ट बैंक्स होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनका 1 अप्रैल 2019 से चालू हुआ था, जिसमें बोले थे कि इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, तो इतना डीप डेप्थ में नहीं जाते हैं अपन, सिर्फ ये वाला कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी रहेगा। चैप्टर 1 की प्रिपरेशन के लिए बस बीएसआई के क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा और बहुत रहेगा। वो उसमें ये वाला पोर्शन भी नहीं है जो ये रोड मैप वाला था ना, सारा रोड मैप अभी अपन ने किया। बिकॉज इसमें क्या है, ये सर ने तो बोल दिया ये तीनों का है, बैंकिंग का, एनबीएफसी का, इंश्योरेंस का। बुक में ये तीनों सिर्फ एनबीएफसी के लिए दिए हैं, बाकी चीज़ें जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए उनके लिए अलग से दिया है। इंश्योरेंस या इंश्योरर कंपनीज जो होती हैं उनके लिए अलग से दिया है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा था कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने लगे हैं ये इंडियस। और yeah, I mean it's kind of complicated, so like let's just not go into it according to me. Yeah, इसको इतने पे ही छोड़ते हैं, इतना करवाया है काफ़ी है। कोई Q&A में भी ये टॉपिक कवर्ड नहीं है तो लेट्स जस्ट लीव इट। एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू पेपर में आते नहीं है ना, राइट? अकाउंट्स के तो नहीं आते ना, हाँ नहीं आते। तो या विद दैट आई लीव यू, बाय, टेक केयर।